हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हमारे आज के लेक्चर में हम बेसिकली दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। उसमें से पहला टॉपिक है फोनोन एंड सेकंड टॉपिक जो है वो इफ़ेक्टिव मास है। हमारे पुराने लेक्चर्स में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बाकी दूसरे छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में देखा था, जैसे फर्मी एनर्जी हो गई, फर्मी लेवल हो गया, फिर डिफ्रेंशिएशन बिटवीन जो हमारे सॉलिड्स होते हैं जिसमें कि हमारा मेटल्स आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, इन तीनों में डिफ्रेंशिएशन देखा था। तो आउट ऑफ दीज जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें से सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फोनोन के बारे में। तो फोनोन बेसिकली एग्जैक्टली होता क्या है पहले मतलब समझते हैं। अब हमारे दिमाग में फोटोन पहले से जमा हुआ है, बट फोनोन जो है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट देन फोटोन। तो फोटोन अगर बात करें किसी भी कंडेंस्ड मैटर में, ठीक है, कंडेंस्ड मैटर दैट मीन्स सॉलिड जो हो गए, कंडेंस्ड लिक्विड हो गया, वो कंडेंस्ड मैटर हो जाता है। तो फोनोन क्या है? एक यूनिट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी है जो कि ऑसिलेटिंग एटम्स जो होते हैं क्रिस्टल में, उनकी वजह से क्या होता है, ओरिजिन होती है, अराइज होता है। तो फोनोन क्या हो गया? एक एनर्जी है जो कि ऑसिलेटिंग एटम्स की वजह से जनरेट होती है। अगर मान लो कोई भी सॉलिड क्रिस्टल है, जैसे मान लो नॉर्मल सॉल्ट यूज़ करते हैं हम लोग, सोडियम क्लोराइड NaCl, उसमें क्या है, एटम्स होते हैं, वो एक स्पेसिफिक रिपीटिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसको हम लैटिस बोलते हैं वहाँ पर बाउंड रहते हैं। अब ये जो एटम है वो बिहेव करते हैं जैसे कि वो छोटे छोटे स्प्रिंग्स से कनेक्टेड है एक दूसरे से, और उनकी खुद की थर्मल एनर्जी होती है, और या बोल सकते हैं आउटसाइड फोर्सेस जो हैं वो लैटिस को वाइब्रेट करते हैं। जो पूरा लैटिस है, लैटिस में एटम अपनी जगह लैटिस पॉइंट्स पे फिक्स्ड हैं और वो क्या है, आपस में कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड से कनेक्टेड है। अब बॉन्ड्स को हम लोग एज ए समझ लिए मानते हैं स्प्रिंग से कनेक्टेड है। तो अब एटम्स हैं, उनकी अपनी एक एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी है, या किसी बाहर की फोर्स की वजह से वो लैटिस क्या है, वाइब्रेट करता है। उसकी वजह से, उस वाइब्रेशन की वजह से मैकेनिकल वेव्स जनरेट होती है जो कि हीट एंड साउंड मटेरियल के थ्रू कैरी करती है। अब पैकेट ऑफ दीज वेव्स जो हैं वो थ्रू आउट द क्रिस्टल ट्रैवल कर सकती हैं और उनकी डेफिनेट एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है। ठीक, तो हम अगर क्वांटम मैकेनिकल टर्म्स में बोले तो वेव जो है, उस वेव को हम पार्टिकल की तरह ट्रीट करते हैं एंड उस पार्टिकल को हम फोनोन बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ कि किसी भी लैटिस के वाइब्रेशन, अब लैटिस में वाइब्रेशन किस तरह से, एटम जो है, एटम कनेक्टेड है तो उसकी थर्मल एनर्जी या बाहर से एनर्जी मिली, उस एनर्जी की वजह से वो वाइब्रेट कर रहा है। अब वो वाइब्रेट कर रहा है दैट मीन्स कि वो वाइब्रेशन मैकेनिकल वेव जनरेट करता है, और ये मैकेनिकल वेव हीट एंड साउंड कैरी करती है एक जगह से दूसरी जगह। अब ये वेव्स कैरी करती है तो उनकी डेफिनेट एनर्जी एंड मोमेंटम होता है। और क्वांटम मैकेनिकल टर्म्स में बोलें तो एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं होती, वो पैकेट्स के फॉर्म में होती है, तो पार्टिकल के फॉर्म में रहती है। तो इसीलिए हम उसको फोनोन बोलते हैं। तो फोटोन क्या हो गया? डेफिनेट डिस्क्रीट यूनिट और क्वांटम ऑफ वाइब्रेशनल मैकेनिकल एनर्जी हुआ। ठीक है, अब जैसे कि फोटोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बात करें, क्वांटम ऑफ ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट और लाइट एनर्जी होती है, वैसे ही फोनोन जो है डिस्क्रीट यूनिट और क्वांटम ऑफ वाइब्रेशनल मैकेनिकल एनर्जी होता है। ठीक है, तो अभी वही उसको और देखते हैं कि अगर मान लो हमारे पास एक इलास्टिक वेव है एक सॉलिड में। अब इलास्टिक वेव है, दो टाइप की होगी, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, और जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 0 से मैक्सिमम न्यू तक वेरी करती है, और उनकी जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग जो है सॉलिड में, हम लोअर लिमिट जितनी पॉसिबल वेवलेंथ होती है वहाँ और अपर लिमिट जितनी पॉसिबल होती है वहाँ तक फिक्स कर देते हैं। डिवाइन ने अज्यूम किया कि जो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्टैंडिंग वेव्स हैं, अब क्या है कि ये फिक्स रहता है। अब फिक्स है तो वहाँ पर वेव्स जो जनरेट होती है वो स्टैंडिंग वेव्स जनरेट होती हैं। तो ये जो स्टैंडिंग वेव्स है 1 किलो मोल में सॉलिड के, वो 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम रखती हैं। और ये जो वेव्स हैं जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता है, उनके पास भी एनर्जी होती है, क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, Hn के फॉर्म में।
तो क्वांटम ऑफ एकॉस्टिक एनर्जी, अब अभी जस्ट मैंने बताया कि ये क्या है, हीट एंड साउंड को कैरी करती है, वेव जो मैकेनिकल वेव जो भी जनरेट होती है, तो उसको हम लोगों ने क्वांटम बोल दिया। क्वांटम ऑफ एकॉस्टिक एनर्जी होती है किसी भी सॉलिड में, उसको हम लोग फोनॉन बोलते हैं। और वो क्या है, स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल करती हैं, क्योंकि इट इज मैकेनिकल वेव एंड प्रोड्यूसेस या कैरीज हीट एंड साउंड। और ये इलास्टिक इन नेचर होती है। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ फोनोन है वो क्वाइट जर्नल है और एप्लीकेशन है बहुत सारी चीज़ों में। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो स्पेसिफिक हीट में। अब आगे बात करें तो डिवाई ने फाइनली ये बोला था कि ये जो फोनोन गैस जो है, अब गैस की बात हो रही है, कंडेंस मैटर जो है, अब सॉलिड में गैस नहीं होती, बट हमने फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में बात की थी। वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो गैस के मॉलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्रीली मूव करते हैं विद इन द मटेरियल सरफेस। तो इसीलिए फोनोन गैस होगी। सेम स्टैटिस्टिकल बिहेवियर होता है फोनोन गैस का जैसे कि फोटोन गैस का होता है, या सिस्टम ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर जो कि एक थर्मल इक्विलिब्रियम है, उस तरह से होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो अवेलेबल एनर्जी है ई पर स्टैंडिंग वेव इज सेम। ठीक है, उनकी एवरेज एनर्जी जो है पर स्टैंडिंग वेव वो सेम रहती है। अब ये जो रिजल्टिंग फॉर्मूला है फॉर सी इज स्पीड, वो कॉम्प्लिकेटेड होता है और रिप्रोड्यूस होता है जब हम सी के कर्व्स को ऑब्जर्व करें। सी वर्सेस टी, टी इज हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक फोनोन का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा, वो हमारा कॉन्सेप्ट आता है इफेक्टिव मास का। अब मास तो ऑब्वियसली हम लोग सब जानते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ मास, बट इफेक्टिव मास क्या चीज़ हो गई। तो अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन के मास के बारे में बात करें, और इलेक्ट्रॉन जो है पीरियडिक पोटेंशियल में है किसी भी एक क्रिस्टल का, वो डिफरेंट होता है फ्री इलेक्ट्रॉन मास से। इलेक्ट्रॉन पीरियडिक पोटेंशियल में है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है मास से, और यूजुअली उसको इफेक्टिव मास बोलते हैं। ठीक है, अब इफेक्टिव मास के एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए हम लोगों ने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर किया, और एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को बोल दिया ई। वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट करता है। ठीक है, और वो कहाँ पर है, प्रेजेंटली मान लो के स्टेट पे है, एक ब्रिलियंट जोन के अंदर। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा था कि क्या बोलते हैं, ब्रिलियंट जोन किस तरह से बनता है, फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, सेकेंड ब्रिलियंट जोन, इस तरह से बनता है। तो वन डायमेंशनल क्रिस्टल के फॉर अ टाइम dt के लिए ब्रिलियंट जोन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक फील्ड एक्ट करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब फील्ड एक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन को ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी लगी। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर एनर्जी लगी तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेलरेशन गेन करता है, और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज dE, जितना कि वर्क डन है ऑन इलेक्ट्रॉन को बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द टाइम dt। ठीक है, एक्सेलरेशन गेन करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, और एनर्जी गेन करता है। कितनी एनर्जी गेन करता है, जितना कि वर्क डन हुआ इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड ने लगाया। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम dt। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो dE है, कितनी एनर्जी गेन की, इट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E इंटू कैपिटल E, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगा, इंटू dx, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क डन हुआ। तो इसी को एक्सप्रेशन फॉर्म में ई डी एस को EV dt लिखा हम लोगों ने यहाँ पर। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो D है, सॉरी dx जो है, दैट इज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इन द टाइम dt। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को हम लोग आगे समझेंगे। अब ये जो डायग्राम है, टोटल इस डायग्राम में टोटल 5 फिगर्स दिए A टू E। A जो है वो E वर्सेस K, एनर्जी वर्सेस वेव नंबर K दिया हुआ है। सेकंड B फिगर जो है उसमें पोटेंशियल वर्सेस वेव नंबर K दिया हुआ है। थर्ड फिगर है उसमें जो है वो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस वेव नंबर दिया हुआ है। जो फोर्थ फिगर है उसमें f ऑफ k दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम वर्सेस k नॉट दिया हुआ है। और E जो है, E रिप्रेजेंट जो E के डायग्राम, E दैट इज एनर्जी वर्सेस वेव नंबर, इस तरह से। वहाँ पर माइनस ऑफ K1 और प्लस ऑफ K1 क्या हो गया,
ये जो दोनों चीज़ें हैं ये रिप्रेजेंट करती है माइनस ऑफ K1 और प्लस ऑफ K1 इन फिगर ई। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये कहाँ तक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फिल्ड है। अब जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन आई थी हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 5.83 जिसमें d इज इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन वी डी टी था, तो इसमें v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले वाले टॉपिक से डायरेक्टली उठा रहे हैं, तो d इज इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन 1 अपॉन एच क्रॉस डी ई अपॉन डी के, ये v की वैल्यू डाली इंटू डी टी हो गया, ठीक है। या इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, हमने क्या किया कि ये डी ई, यहाँ पर ये जो डी ई है, इस डी ई से ये डी ई कैंसिल आउट हो जाएगा और डी के डिवाइडेड बाई डी टी बचेगा, डी के डिवाइडेड बाई डी टी, और एच ई एप्सिलॉन है तो वो ई एप्सिलॉन अपॉन एच क्रॉस बचेगा हमारे पास। यह गया हमारे पास, इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को किस तरह से हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमको पता है एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पर अगेन v का फॉर्मूला डाल दिया जो हम लोगों ने ऊपर यूज़ किया था, इट इज़ 1 अपॉन एच क्रॉस डी अपॉन डी के। अब d ऑफ डी टी, अब 1 अपॉन एच क्रॉस कॉन्स्टेंट है, बाहर हो गया, बाहर निकल गया, d अपॉन डी टी ऑफ डी अपॉन डी के आया। अब डिफरेंशियल ऑफ डी अपॉन डी के है तो सेकेंड ऑर्डर की होगी, तो डी स्क्वायर अपॉन डी के स्क्वायर हो गया। अब डी के स्क्वायर नीचे है, अब यहाँ पर एक डी के था तो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई डी के कर दिया, तो डी के स्क्वायर हो गया, न्यूमरेटर में डी के डिवाइडेड बाई डी टी, यहाँ ये आ गया। तो यहाँ पर ये जो डी के और ये जो डी के है, यहाँ पर ये दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन ही होगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि हमने क्या किया कि हमारी ये जो डी के अपॉन डी टी की वैल्यू थी, यहाँ से ये जो उठाई, ये उठा के हम लोगों ने क्या किया कि ये वाली इक्वेशन उठा के हम लोगों ने कहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, ये वाली इक्वेशन उठा के हम लोगों ने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। तो यहाँ पर डी के अपॉन डी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ए जो है हमारे पास, सॉरी यहाँ नहीं सब्स्टिट्यूट की, हमारी जो पहले वाली इक्वेशन थी उसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो 85 को 86 में यहाँ से उठा के यहाँ रखा, तो ए की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एच क्रॉस डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर, और डी के बाई डी टी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यू। जब सब्स्टिट्यूट की तो यहाँ पर सीधा सीधा ई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर ये बचा हमारे पास, डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ गया हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद क्या बचा, ये ई अपॉन एच जो था वो यहाँ से आके यहाँ पर चला गया, तो हमारे पास एक्सेलरेशन हो गया ई एप्सिलॉन अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर। अब ये जो एक्सेलरेशन है ए, किसी भी फ्री इलेक्ट्रॉन का जिसका कि मास m है, किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, वो इस तरह से दिया गया है कि जो ए इज इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई m, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब ये तो एक्सेलरेशन हो गया, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन 87 और 88 आई, ये जो इक्वेशन आई कौन सी, 5.87 एंड 5.87, ये वाली एंड ये वाली, ये जो दोनों हैं, इन दोनों को ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सेलरेशन है, ये दोनों एक्सेलरेशन है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड साइड दोनों के बराबर होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ई एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय m विल बी इक्वल्स टू दिस ई एप्सिलॉन अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी के स्क्वायर। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये किया, अब इक्वेट किया, अब इक्वेट करके हम लोगों ने जो मास है, हमारी जो इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन, ये वाली 5.88 में नीचे जो m है, इस m को हम लोगों ने इफेक्टिव मास बोल दिया। ये जो है इस m को हम लोगों ने यहाँ से उठा के इफेक्टिव मास बोल दिया, तो इफेक्टिव मास यहाँ आ गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये इक्वेट की हुई है, ये जो इक्वेशन है ये इक्वेट की हुई है, तो इक्वेट करके क्या निकलेगा हमारे पास एक्सप्रेशन, इक्वेट करके हमारे पास निकलेगा ये वाला एक्सप्रेशन, हमारे पास ये आ जाएगा। तो ई एप्सिलॉन m स्टार इज इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी के स्क्वायर। इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, ये m स्टार है वो ऊपर चला गया,
बाकी सारी चीज़ें लेफ्ट हैंड साइड में चली गई। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा, एम स्टार इज इक्वल्स टू एच क्रॉस स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर। ठीक है, अब इफेक्टिव मास जो है किससे निकलता है? अब यहाँ पर ऊपर जो है एच क्रॉस स्क्वायर जो है वो एक कांस्टेंट है, तो एक्चुअली इफेक्टिव मास जो एम स्टार है वो कहाँ से निकला? डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर, यहाँ से निकला इफेक्टिव मास। तो इफेक्टिव मास जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए फंक्शन ऑफ के, क्योंकि राइट हैंड साइड में के है। ठीक है, हमने हमारी फिगर 5.15C में ये देखा था कि 5.15C मैंने बताया था कि हम लोग देखेंगे बाद में। ये रहा, यहाँ पर देखो, तो ये जो है इफेक्टिव मास ये है हमारा, इट इज़ द, ये हमारी फिगर सी आ गई, ये इफेक्टिव मास की फिगर आ गई। ठीक है, मास वर्सेस के ये आ गया। ऊपर पैराबोला लेफ्ट और राइट साइड में डिक्रीज हो रहा है, तो ये था। तो लोअर पोर्शन ऑफ ई के कर्व जो है डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर वो पॉजिटिव है, तो एम स्टार हमारा जो है, एम स्टार इफेक्टिव मास भी पॉजिटिव होगा। और जब इंक्रीज होगा विद इंक्रीज ऑफ के, जब डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर पॉजिटिव है तो एम स्टार भी पॉजिटिव, और वो इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज ऑफ के, और मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा कहाँ पर? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के नॉट पर। कहाँ पर जा रहा है? के नॉट पर मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास के नॉट कौन सी आ गई? ये यहाँ तक, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, यहाँ तक ये एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहा है। ठीक है, तो और ज़्यादा हायर वैल्यूज़ ऑफ के पर अगर जाएं तो डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर जो है वो नेगेटिव हो जाता है, तो एम स्टार भी नेगेटिव हो जाता है। कैसे हो रहा है? अब यहाँ पर देखो, और ज़्यादा हायर वैल्यूज़ ऑफ के राइट हैंड साइड में चला गया तो वो एक्सिस के नीचे चला गया, तो वहाँ पर क्या है, उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर जो है वो सारी की सारी वैल्यूज़, ये हायर वैल्यूज़ ऑफ के लिए वो नेगेटिव हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, और अगर मान लो के जो है वो पाई बाई ए टेंड्स करता है, वैल्यू पाई बाई ए तक पहुंचता है, तो जो इफेक्टिव मास जो है वो स्मॉलर नेगेटिव वैल्यू पर जाता है, और एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर के नॉट पे उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, और एम स्टार जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, इफेक्टिव मास बिकम्स इनफाइनाइट। अब फिजिकली बात करें कि अपर हाफ ऑफ द बैंड है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है बिहेव करता है कि उसके पास नेगेटिव मास है या बिहेव करता है पार्टिकल की तरह विद पॉजिटिव चार्ज। अब हमने सपोज किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो के इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करता है, के इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो जो वेव वेक्टर है वो इंक्रीज होता है ऑब्वियसली विद टाइम, जब तक कि वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाती है वहाँ तक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेलरेट होता है फील्ड की वजह से, और मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद वो क्या करता है, डिक्रीज इन वेलोसिटी आता है। ठीक है, क्या हो रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी के बाद डिक्रीज इन वेलोसिटी होता है, तो दैट मीन्स तो मास जो है वो नेगेटिव हो जाता है अपर हाफ ऑफ द बैंड में। ठीक है, अब इफेक्टिव मास की बात करें अब, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सपेरिमेंटली भी निकाला गया है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक हीट, और साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट से भी निकाला गया है। तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया है, इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू एम अपॉन एम स्टार, वेयर एम स्टार इज द इफेक्टिव मास एंड एम इज नॉर्मल मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर एम स्टार की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, तो एम स्टार इज एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर। इसको रीअरेंज किया तो ये होगी एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर एंड विद इन ब्रैकेट डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर। यहाँ पर जो है एफ के जो है दैट मीन्स डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या बताता है कि किस एक्सटेंट तक इलेक्ट्रॉन जो है के स्टेट में फ्री है, कितना फ्री है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मान लो एफ एक्स जो है
मान लो नहीं, एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव होता है कहाँ पर, लोअर हाफ ऑफ द बैंड में, और नेगेटिव होता है कहाँ, अपर हाफ ऑफ द बैंड में। और कैसे, ये देखो यहां पर है हमारे पास कि ये देखो सेंटर में अपर हाफ में पॉजिटिव, ये लोअर हाफ में यहां पर वो नेगेटिव हो गया। तो बोल सकते हैं कि अगर मान लो हमारा इफेक्टिव मास m स्टार जो है इज लार्ज, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, लार्ज इफेक्टिव मास के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल होगी, तो पार्टिकल जो है वो हैवी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा जिसका मास बहुत ज़्यादा है। और जब एफ के की वैल्यू 1 हो जाएगी, उस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये था इफेक्टिव मास। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो चीज़ों के बारे में बात की। पहली चीज़ जो थी हमारी, वो हमारी थी फोनॉन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोगों ने इफेक्टिव मास के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।